बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इससे पहले कि अपने दीगर मौज़ूआत पे आया जाए, कोयटा में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी हुई है और बड़ी अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, जिसमें कि तकरीबन अब तक की इत्तलात में 8 से 10 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल हो गए हैं और इसमें पुलिस के 2 अफराद भी हैं, जबकि जो आम शहरी हैं वो भी तकरीबन 8 से 10 की तादाद बताई जा रही है। और ये एक मुजाहरा प्रेस क्लब के बाहर कोयटा के हो रहा था, जिसमें कि ये खुदकुश बमबार के आने की इत्तला है, यानी खुद बमबार के फटने की इत्तला है। क्या हुआ है, इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊं, मैं पहले कोयटा जाना चाहती हूं। हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद वहां पे मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर। उनसे हम पूछते हैं कि ये वाकया क्यों हुआ है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान में दहशत गर्दी को शिकस्त हो चुकी है एक तरह से और पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान है। ये कौन दुश्मन हैं जिन्होंने इस तरह का जो धमाका है वो पाकिस्तान प्रेस क्लब के बाहर किया है। तो मेरे साथ मौजूद है मुजीब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब। वालेकुम अस्सलाम आसमा। मुजीब बताइएगा कि ये कोयटा में जो आज दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है, ये इसके मुहर्रिकात क्या हैं, अब तक कितने अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और कौन हो सकता है इस लर्ज़ा खेज़ वाक़े के पीछे? आसमा, इसके मुहर्रकात और इसके ताने फिर वही अफगानिस्तान और इंडिया से जाके मिलते हैं। ऐसे मौके पे जब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान में हैं, कश्मीर का मसला हाईलाइट हो रहा है, ऐसे मौके पे जब सब कुछ था एकदम ये कार्रवाई हुई। बलूचिस्तान में कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी जो कार्रवाइयाँ होती रहीं उसका जो जिम्मेदारी थी वो कुछ कलअदम तंजीमें कबूल करती रहीं और उनका जो कॉल्स आती थी वो अफगानिस्तान से होती थी और वो वहीं से लिंक अप किया जाता था। आज भी ये वाक़या किया गया और इसका टारगेट प्रेस क्लब था और प्रेस क्लब के साथ आम मुजाहिरीन और पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और उस खुदकुश हमलावर को मुजाहिरीन तक पहुंचने से रोका, जिसके नतीजे में धमाका हुआ और 8 अफराद जिसमें जाँ बाग 21 ज़ख्मी हुए। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला ने इसकी मज़म्मत की। मेरी वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल क्लियर है कि भारत नहीं चाहता कि बलूचिस्तान में अमन हो और अफगानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। उनका ये दो टोक मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने भी उठाना चाहिए कि जो दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे अफगानिस्तान और फिर भारत का हाथ है। मुजीब, ये मुजाहिरा जो हो रहा था, कौन थे मुजाहिरीन और क्या मुतालबात थे जब ये बम धमाका हुआ है? आसमा, ये मुजाहरा अहले सुन्नत वल जमात का था और यौम सदीक बे अकबर के हवाले से मुजाहरा हो रहा था। कोई पॉलिटिकल मुजाहरा नहीं था, एक रूटीन के मामूल की बात थी। इसलिए कुछ मामलात को देखा जा रहा है कि इनको अगर टारगेट किया जाना था तो इसकी क्या वजह हो सकती हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पे नहीं कि कहा जा रहा कि टारगेट ये थे या फिर पुलिस ही थी जिसने उस खुदकुश बमबार को रोका वहाँ जाने से। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब, थैंक यू सो मच। जिस तरह से मुजीब अहमद ने बताया कि इस वाक़े का अभी तयन किया जा रहा है कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन नज़र ऐसे आता है बादियो नज़र में कि जो इसके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान में और उन लोगों के साथ मिलते हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं और बड़ा बहुत ही कामयाब दौरा है। कल से लेकर अब तक जितनी बार मीडिया से उन्होंने बातचीत की है, पाकिस्तान की जो पनाह गज़ीनों के मामले के ऊपर खिदमात हैं उसको सराहा गया है और बारहा ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसने कि अपनी जान की बाजी दे के दुनिया के अंदर पीस कीपिंग की है, अमन को बरकरार रखा है। तो जाहिर है कि ये जो मामला है उसके साथ ही जोड़ा जा सकता है। बहरहाल इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ आज वजीर आजम ने कल एक कोताही का एतराफ़ किया और वो था आटे और गंदम और चीनी के मामले के अंदर जो इस वक्त गवर्नेंस के इशूज़ हैं और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात हुई और उसके ऊपर जो लोगों ने अरबों खरबों रुपए बनाए हैं, उसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी एक तश्कील दी, रिपोर्ट भी आई, लेकिन कोई लगता ऐसे है कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो पा रहा। वज़ीर आज़म ने कोताही का एतराफ़ किया और क्या कहा, जरा सुनिएगा। और आटा ये जो महंगा हुआ है इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूं। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया, इससे महंगाई करके किसे फायदा उठाया है, इन सारों का हमें पता चलता जा रहा है। ये मेरा आपसे वादा है, इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम।
फिर वजीर आज़म ने कहा कि छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कब नहीं छोड़ेंगे। वजीर आज़म इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तलाफ नहीं है, ना ही हिज़्ब इख्तलाफ में है। ये जो मामला था, यानी इससे पहले अद्वियात का मामला, गुज़िश्ता साल अप्रैल के महीने में अद्वियात की कीमतें एकदम से इजाफा हो गया था और जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं सिर्फ उनके अंदर 400 रुपए का इजाफा हुआ था। और एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल था जिसके ऊपर आमिर कियानी साहब जो कि वजीर सेहत थे उस वक्त के, वो बरतरफ किए गए थे और नैब ने भी इंक्वायरी की बात की थी, लेकिन अब तक ताहाल ये पता नहीं चल सका कि इस जो स्कैंडल, अद्वियात का जो स्कैंडल था, इसका क्या हुआ और इसके पीछे कौन था। उसके बाद आपने देखा कि दूसरा स्कैंडल जो कि आटे की कीमतों के हवाले से था और जो इसके साथ साथ चीनी की कीमतों के हवाले से है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से है। और फिर जो ईसीसी ने इजाज़त बैन लगाया था गंदम की एक्सपोर्ट के ऊपर और फिर दोबारा उस बैन के बावजूद गंदम जो है एक्सपोर्ट की गई थी। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये कह रहे हैं तमाम माहिरीन के इसमें तकरीबन 40 से 60 अरब रुपया जो है वो चंद मखसूस जेबों में गया है। और ये बात मुख्तलिफ जो तज्जिया निगार हैं, मुआशी माहिरीन हैं, वो ये बात करें। और उसके साथ साथ अपोजिशन भी ये इल्ज़ाम लगाती चली आ रही है कि बहुत से जेबों के अंदर ये पैसा गया एक माफिया के। खुद वजीर आज़म कह चुके हैं कि माफियाज हैं। तो ये माफियाज हैं कौन और क्या इसकी भी कोई तहकीकात होगी कि पाकिस्तान के गरीब आवाम से जो रोटी और चीनी के नाम पे उनकी जेबों पे डाका मारा गया है, उसकी तहकीकात कब होंगी और कैसे होंगी, इसके ऊपर भी जो है वो हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ वजीर आज़म ने आर्टिकल 6 लगाने की बात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर। आर्टिकल 6 ये एक संजीदा मामला है, क्या वाकई वजीर आज़म लगाना चाहते हैं या बस ये भी एक बयान बराए बयान है और इसके पीछे मुहर्रकात क्या है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे पाबंदियों पे भी बात होगी, क्योंकि ऐसे लगता है कि वजीर आज़म और उनकी हुकूमत सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आती है। क्यों है, इस पर बात करेंगे। आज इससे पहले कौमी असम्बली के अंदर सिंध में अजीज़ मेमन के कत्ल के ऊपर भी एहतजाज हुआ है और वफाकी वज़रा ने भी बड़े बबांगे दोहल ऐलान किया है, मुतालबा किया है कि अजीज़ मेमन के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए लाड़काना के अंदर। बिल्कुल ये होना चाहिए। और कब तक सहाफ़ियों को जो है उनके कत्ल को इग्नोर किया जाता रहेगा। तमाम जितने भी सहाफ़ी अब तक मारे जा चुके हैं उन तमाम की तफसीलात ना सिर्फ सामने लानी चाहिए बल्कि तहकीकात भी करनी चाहिए। हम आज बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए और क्या अब तक हुकूमत जो है वो अपोजिशन के मूड से निकली है या नहीं निकली। अभी तक हुकूमत को हुकूमत होने का अंदाज़ा है या नहीं। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब हैं, स्पोक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब मौला बख्श चांडियो साहब अगेन सेक्रेटरी इत्तलात हैं सिंध के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सेनेटर भी हैं, सीनियर रहनुमा भी हैं। इनसे तो खास करके हम अजीज़ मेमन के हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब मुसद्दिक मलिक साहब होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आपकी तशरीफ आवरी का भी शुक्रिया। सबसे पहले चांडियो साहब आपके पास आते हैं। पहली बात तो ये, आज कौमी असम्बली के अंदर आपने तकरीरें सुनी होंगी अजीज मेमन के कत्ल के हवाले से। क्या मामला है ये और क्यों हुकूमत सिंध तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी अजीज मेमन को? बिस्मिल्लाह। पहली बात तो मैं कोयटा में जो कुछ हुआ है जी, वो वाक़या जो हुआ है खुद के हमले का, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। और ये बड़े अरसे के बाद हुआ है जी, हकीकतें मालूम हो जाएंगी। अभी मैं इल्ज़ाम नहीं लगाता हुकूमत को, कह रहा हूँ, लेकिन ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो मुश्किल से वहाँ एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा मुल्क में बंद हुई है वो अगर फिर सर उठा रही है तो अभी से कोई इंतज़ाम करना चाहिए। फिर हालात ख़राब हो गए तो एतराफ़ करना काफ़ी नहीं रहेगा कि हमारी कोताहियों की वजह से ऐसा हुआ है। मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। दूसरी बात, मैं सिंध का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात मैं पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। पीपल्स पार्टी का सिंध से आपका ताल्लुक है और नौशेरो फैरोज में जो वाक़या ज़्यादा हुआ पता है। वहाँ हो, लेकिन जहाँ भी हो, सिंध में होता है तो मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। वैसे पाकिस्तान में जहाँ भी है, मेरा मुल्क है, मेरे शहर हैं, वो ऑफ कोर्स जो भी शहीद हो रहा है, जो भी ज़िंदगी से जा रहा है, वो मेरा भाई, मेरा बेटा जा रहा है। तो मुझे से इसका अभी तफसील की बात, लेकिन जो भी असेंबली में कहे भी कहे, शुक्र खुदा का, पहली बार वफाकी हुकूमत को किसी सहाफ़ी के कत्ल होने का दुख हो गया है।
میں ان کے صحافی کے خاندان کے ساتھ ہوں, میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. ان کے قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے, ان کو انتہا تک جو اس کا نتیجہ ہے نا اس پر تک پہنچانا چاہیے, اور اس کی پر غور بھی لینے, ان کے جو پیچھے رہ گئے ان کی خبر گیری بھی لے, اور یہ بھی لگائے کہ کیوں نہیں یہ سیکیورٹی کا اس کا خیال کیا گیا. لیکن جو نیت ہے وفاقی وزراء کی, کتنا عرصہ, ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ایک صحافی بے روزگار ہونے کی وجہ سے زندگی سے محروم ہو گیا, تب تو کسی وفاقی وزراء نے وزیر نے دکھ نہیں کیا. جب سے صاحبہ نے یہ آ گئے فہم و فراست, انگریز ہمارے حکمران, جب سے یہ آئے کتنے صحافیوں کو عذاب ہو گیا ہے, کتنے صحافی روزگار سے محروم ہوئے ہیں, کتنا معاشی قتل ہوا ہے صحافیوں کا, کس انداز سے بڑے بڑے صحافیوں گھروں میں بھوک کا افلاس آ گئی ہے, مارے مارے پھر رہے ہیں. تب تو کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. یہ ان کی ہمدردی عزیز صاحب سے نہیں ہے. لیکن بہرحال آج پھر بھی بولے ہیں وزراء تو ہمیں, میں ایسے نہیں کہتا کہ دکھ کی بات نہیں ہے. اچھا ہے, دکھ کی بات ہے, مذمت کرنی چاہیے اور سندھ حکومت کو بھی کہنا چاہیے, اس سے میں انکار بالکل نہیں کر رہا. لیکن جو ان کی نیت ہے کہ بس ابھی 2 منٹ میں آپ کا وہ بات لمبی ہو گئی ہے 2 منٹ میں, کہ وہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آئے نا, تو آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کہا کہ بابا اس کو تو بھیڑیے کھا گئے ہیں حضرت یوسف کو, تو رونے لگے. حضرت یعقوب بھی رو رہے تھے اور حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ بھی رو رہے تھے, دونوں رہے تھے, لیکن دونوں کے رونے میں فرق تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا اور ہے, یعقوب علیہ السلام کا رونا اور ہے. یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں, جی بالکل, سارے صوبے کو عذاب میں مبتلا کر کے ابھی رونا کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو خیر ابھی چند صاحب سے پوچھتے ہیں. ملک صاحب, مصدق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ صرف یہ نہیں ہے, حکومت نے آج بات کی صحافیوں کے حوالے سے, لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بہت سے کنسرنز موجود ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاید اس کے حوالے سے بھی کوئی پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو, کوئی بات چیت ہو, اور اس پہ بھی وزراء جو ہیں وہ بات چیت کریں. لیکن جو قواعد بنا دیے گئے ہیں اس سے تو تمام صحافیوں کا جو سوشل میڈیا پہ ہے, جو مین سٹریم میڈیا پہ ہے, ان سب کا جینا دوبر ہو جائے گا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی. پہلے میں مذمت کرنا چاہوں گا جو واقعہ ابھی ہوا ہے دہشت گردی کا, اس کی مذمت کرتا ہوں, اور میں تمام دعا گو ہوں ان تمام خاندانوں کے لیے جن میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے ہیں. اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹیلیجنس کا یہ فیلئر ہے, اور ہمیں تھوڑا سا زیادہ منظم ہونا پڑے گا, اور بہتر لا انفورسمنٹ بھی کرنی پڑے گی, اور بہتر انٹیلیجنس بھی کرنی ہوگی. کیونکہ بہت دیر سے ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں دھمکا رہے ہیں, اور بار بار دھمکا رہے ہیں. تو ہمارے پاس دھمکیاں تو موجود ہیں, اور پہلے بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دھماکہ جو ہے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے تانے بانے پاکستان کے باہر بھی جاتے ہیں, باہر بھی ملتے ہیں, یقینی طور پہ اندر بھی ہوتے ہیں. اس کے بغیر تو دھماکہ ہو ہی نہیں سکتا, صرف باہر سے تو نہیں دھماکہ ہو سکتا. تو ہمیں انٹیلیجنس اور انفورسمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ یہ حادثے جو ہیں اس سے زیادہ نہ ہوں, دہشت گردی کے واقعات. دوسرا جو آپ نے عزیز میمن صاحب کے حوالے سے بات کی, تو اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایک معاشرے کے اندر ایک عجیب سی فضا ہے, اور وہ فضا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آزادی رائے جو ہے اس کو بند کر دیا جائے, لب لوگوں کے سی دیے جائیں. اور یہ جو آپ نے اس کے بعد بات کی ہے وہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ چاہے سیاسی طور پہ آواز اٹھائیں اور آپ کی موٹر گاڑی میں سے ہیروئن نکل آئے, یا آپ پہ کوئی عجیب قسم کا کیس کر دیا جائے اور 1-1 سال استغاثہ دائر نہ کیا جائے اور آپ کو پھانسی کی چکی میں رکھا جائے, جیسا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یا آپ کو وہ صحافی جن کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا ہے, یا وہ چینل جو بند کر دیے جاتے ہیں, یا وہ چینل جن کے نمبر روز بدل دیے جاتے ہیں, اس حوالے سے اس کو دیکھیں, یا آپ اس کو سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھیں. حکومت کا رویہ ایک ہی, بالکل. اچھا, اور حکومت کا رویہ یہ ہے کہ آواز نہ اٹھائیں. جی کیوں رویہ ایسا ہے چند صاحب؟ کیونکہ مستقل جو ہے وہ سوشل میڈیا, اس سے پہلے مین سٹریم میڈیا وہ شکایتیں کر رہا ہے, ابھی سوشل میڈیا کی باری ہے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کوئٹہ والا واقعہ بھی بڑا سیریس واقعہ ہے, اور اس کے بعد جو صافی کا واقعہ ہوا ہے وہ بھی بہت سیریس ہے, اور چانڈیو صاحب کے اوپر اور پیپلز پارٹی کا بہت بڑا امتحان ہے. میں نے خود اس کا ویڈیو پیغام سنا اس مرحوم صافی کا, تو وہ الزام لگا رہا تھا, ایک قسم کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر. اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے اس کو اور پرو ایکٹیو انکوائری کروانا ان کے لیے سیاسی طور پر بہت ضروری ہے.
उससे पुलिस पे भी इल्जाम धरे थे। पुलिस भी तो हुकूमत के अंडर आती जी, है, उन्होंने धरे पुलिस थे में इस पे। हुकूमत के अंदर नहीं आती है, नहीं। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है। नहीं पुलिस नहीं मानती है सूबाई को। नहीं, नहीं। ऐसे आप मान ले, अच्छा यार, मेरी बात तो आप मुकम्मल है। अच्छी बात पूरी अच्छा करो मैं ना। आपकी बात आपसे अच्छी बात की तवक्को है बस। अच्छा मेरी बात तो सुन अब लेना, करें, आपसे अच्छी बात मैं की कहता तवक्को हूँ आईजी का इशू हो या नहीं, डीपी जिसका भी हो, एक अच्छा जान मेरी तो बात, गई, वो हाँ, एक इशू, बिल्कुल। वो आईजी ना लगे वो एक अलग इशू है। मेरे ख्याल में जो पुलिस है वो सूबाई इशू है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। आपका आईजी क्यों नहीं लग रहा ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर एक अलग डिबेट की जा सकती है। हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ मिलता हो, लेकिन जो पुलिसिंग है वो सूबाई इशू है। अच्छा अगली बात आ गई सोशल मीडिया के हवाले सूबाई से। है, लेकिन आईजी सूबाई नहीं है, वो नहीं, मामला वफाक देखिए, के उसमें कंट्रोल से। किसके है? हाँ, मैं जब मियां नवाज शरीफ साहब थे ना जी चीफ मिनिस्टर, तो मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त भी मियां साहब ने एक आईजी को भेज दिया था वापस, और आईजी चीफ मिनिस्टर की मर्जी से ही लगते हैं। अभी कुछ दिनों में इनकी मर्जी पे लग जाएंगे, ये पता नहीं क्यों नहीं लग रहा, मुझे नहीं समझ आ रही। बाल इत्तेफाक तो हो गया था, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। अगली बात मैं आपको बताऊं कि जो सोशल मीडिया के हवाले से मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पर या मीडिया पर पाबंदी, ये समझे जमहूरियत पर पाबंदी मेरे ख्याल में। तो ये तो हो गई ना काबीना में। नहीं देखिए होगी, अभी आप आने वाले दिनों में देखें हो, अभी किस स्पिरिट में हुई, क्यों हुई। रेगुलेट करना एक और चीज़ है, पाबंदी लगाना एक और चीज़ है। अब ये कोई सोचे कि रेगुलेशन की आड़ में कोई सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाए, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करे, तो ये मेरे ख्याल है गलत है। आपने उसमें पढ़ा है ना कि जो रियासती इदारों हुकूमत मैं देखिए ये तो पुरानी चीज है, मिलाइन करेगा, देखिए तो मिलाइन करना ये तो हमारे ऑलरेडी कई दफा कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई जगह भी लिखा चुका है। फौज के ऊपर आप तरकीब नहीं कर सकते। आप डिफाइन कौन करेगा कि कौन किस जिम्रे में आता है? क्या इस मुल्क के अंदर आपको लगता है कि मैं ये समझता हूँ ये चीजें भी हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी, कौन आप करेगा? जरूरत है। कौन करेगा सर? ये इंटरप्रिटेशन कहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी, कहीं पार्लियामेंट करेगी, ये पार्लियामेंट का तो मेन जब काम ऑलरेडी तो है। कानून मौजूद है तो फिर उसके बावजूद देखिए, ये नहीं हो सकी ना डिफाइन। देखिए नहीं हो सकी, ये हमारी पॉलिटिकल, ये हमारी पार्लियामेंट की कमजोरी है ना। फिर सर पार्लियामेंट को कौन पूछता है? नहीं ये नहीं पूछता तो छोड़ दो। ये जो सहाफी मारे जाते हैं, ये जो सहाफी उठाए जाते हैं, ये पार्लियामेंट से पूछ के होते हैं। पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं कहता हूं अगर नहीं पूछता तो क्यों हम आप जिस जमात के हम हैं, एहतजाज वो क्यों claim नहीं करते करते? हैं कि मीडिया ने बनाया उनको, सोशल मीडिया ने बनाया, प्राइम मिनिस्टर ये खुद कहते हैं। आज वजीर आजम कैसे इस तरह के कवानीन दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि मैं आपको कैटेगरिकली बता रहा हूं, आज भी हमारी मीटिंग हुई है, कोई सोशल मीडिया पर पाबंदी नहीं लगेगी। इसलिए कि वो तो कंपनियों ने लिख के भेज दिया आपको कि हम नहीं कर सकते। अब आप इसलिए हो या उस लिए हो, ये एक अलग टॉपिक है। आपने तो कहा, लेकिन मैं आपको काबीना बता लिखे ना रहा आप हूं, उस दिन। मैं उस दिन नहीं था, आप उस दिन नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं नहीं लगेगी। ये आपको मैं कैटेगरिकली भी क्लियरली बता रहा हूं। अच्छा, वो नहीं लगेगी, कोई पाबंदी नहीं लगेगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वो पाबंदी तो नहीं लगेगी, लेकिन शायद मौलाना के ऊपर आर्टिकल 6 लगने की जरूर तैयारी हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ उन स्कैंडल्स का क्या हुआ जो इस हुकूमत के दौर में सामने आ चुके हैं, और उसके ऊपर ना नैब बात कर रहा है ना हुकूमत खुद। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। को खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पाबंदियां नहीं लगेंगी, अब एक नई बात हो गई कि आर्टिकल 6 की खान साहब ने बात कर दी मौलाना फजलुर रहमान पे। चांडियो साहब, ये मतलब खान साहब ने वैसे ही कहा है, आप मतलब ही आपको लगता है कि वो उनको लगता है कि वो ये करेंगे, या ये सिर्फ बयान बराए बयान है? देखिए, मैं क्योंकि बैठा मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जो मुझे इनसे माफ़ी मांग रहा हूँ। वज़ीर आज़म के सारे बयान बराए बयान है, पहले बयान से लेकर, पहले खिताब से लेकर आज तक बता कि सकता वो हूँ। वजीर आजम है, वो है, उससे मैं इनकार नहीं करूँगा। वज़ीर आज़म अपनी बात को तो मनवाए ना। अभी इन्होंने कहा है अभी कि वो, मैंने समझा सिंध गवर्नमेंट को असेंबली वाला कहा है कि नहीं हो सकता छोड़ दे असेंबली। बात तो उन्होंने अच्छी किया, जहाँ काम न चले वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ऐसी तो होना तो उसूल यही है। इन्होंने, इनके वज़ीर ने कहा मुझे असेंबली में तकीर करने नहीं दे रहे हैं। आती है कोई अकल में बात? वज़ीर आज़म को कौमी असेंबली में तकीर करने नहीं दी जा रही, तो भाई सीट छोड़ दे। तो वो नहीं आते ना असेंबली में। तो वज़ीर आज़म क्यों रहे हैं? जब आप असेंबली में तकीर नहीं कर सकते, आप वो करने नहीं दे तो आप छोड़ दें। फिर इन्होंने क्या कहा, वही वज़रा गलत बयानी मेरे को गलत बताया है। जिनके साथ वज़रा गलत बयानी करते तो छोड़ दें, आप वज़ीरों को नहीं चला सकते। आज इन्होंने कहा कल आटे और चीनी का बहरान की जिम्मेदार हम हैं, तो छोड़ दें, क्योंकि आपने 2 दिन पहले कहा नहीं छोड़ूंगा। जो जिम्मेदार हैं आटे और चीनी के बहरान के, आपको बयान तो याद है ना जी, अभी मैंने सुनवाया, उनको नहीं छोड़ूंगा। तो वो तो अभी आपने कहा आप खुद हैं, तो छोड़े आप, या अपने आप को सजा दे।
कौन सी बात इन्होंने की, ये भी ऐसी है। अभी इन्होंने कहा मैं सारे तफसील बता सकता हूँ, नौकरियां, पलाड़ों, घर, ये सारे इन्होंने बयान दिया है। इसको अमल दरामद करना नहीं है। साइबर क्राइम में इन्होंने एक्ट बनाया है, उसका दोबारा ये मेरा चंद भाई उसका जायजा ले, उसमें इतनी जगह है, ये उसमें आ सकता है। अभी कल इस पर एक टीवी का प्रोग्राम हुआ है, मुझे किसी ने बताया, मैंने देखा नहीं। इनकी एक बड़ी एमएनए जिम्मेदार शायद मिनिस्टर भी हैं, उनसे पूछा है एंकर ने, भाई ये क्या है आपका मसला सोशल मीडिया वाला, तो उसको कोई तफसील का पता नहीं था, इनको पता है, उनको नहीं था। उसने कहा वो फेक न्यूज आते हैं। अच्छा। तो उसने कहा फेक न्यूज का तो फिर ताल्लुक न्यूज से है, हाँ। सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक है? असल में इनको पता है नहीं, असल में इनको पता नहीं है। हाँ। इन्होंने जो कानून पहले बनाए वो इतना बड़ा है कि उसमें सारे आ जाएंगे। अभी आप इसका बहाना बना के क्या करना चाहते, मुझे यकीन है चंद पर, अच्छा, लेकिन जब कानून बनेगा वो कानून क्या, वो तो उन्होंने कवायद बना दी है रेगुलेट करने के लिए। काबीना में बात हो गई ना, काबीना में बात हुई है, लेकिन ये वापस आएंगे। अभी आप देखेंगे कैबिनेट में भी दोबारा आएगा और पार्लियामेंट में भी आएंगे। लेकिन ये मौलाना के ऊपर जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की है वो एक देखिए, उसमें दो चीजें, जहां तक पॉलिटिकल बंदे पे आर्टिकल 6 लगाने की बात है, किसी भी पॉलिटिकल बंदे पे, ये कोई इतना आसान नहीं होता। और इस मुल्क में तो अच्छा, मेरी बात तो मुकम्मल कर लेने दे। एक तो ये आपका, मैं बात तो मुकम्मल कर लेने। दूसरा, इसमें चीज ये है कि साजिश का एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मौलाना ने खुद एक जनरेट की है खबर, एक मौलाना है कि मुझे गारंटी दी गई थी, मुझे मेरे साथ शामिल थे लोग। कौन लोग शामिल थे? इस मुल्क में जब भी कुछ चीजें हुई हैं कभी एक्सपोज नहीं हुई, कभी हुई है। अब अगर हुकूमत वक्त है वो कहती है कि चीजें एक्सपोज होनी चाहिए, तो इसमें मेरा ख्याल है अपोजिशन को भी कहना चाहिए कि बिल्कुल करें। तो मौलाना से अच्छा, जिनकी तरफ मौलाना इशारा कर रहे हैं उनसे आप पूछ लें। देखें, अगर इत्तेहादियों की तरफ आपके कर मौलाना उसमें देखें वो पार्टियां जो कहती थी कि धरने भी ठीक नहीं है, जो कहती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज भी नहीं करना, जिनका चार्टर डेमोक्रेसी था कि 5 साल पूरे करने चाहिए, हमने अभी भी नहीं। अब वही पार्टियां धरने की स्टेज पे खड़ी थी जी नहीं, और एक आध लीडर अपने सीवी पेश कर रहे थे। अभी तो धरना हुआ ही नहीं था, लेकिन अच्छा, लेकिन चलो 3 या 4 दिन या 5 दिन धरना। अच्छा, आज भी हमारा मौक़िफ़ है, आज भी हमारा मौक़िफ़ है। अच्छा, हम धरने की हिमायत नहीं की, हम गैर राजनीतिक हुकूमत को तब्दील नहीं करना चाहते। चलो अगर आप नहीं करना चाहते वेलकम, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस मौके को। मुसद्दिक साहब, ये जो उन्होंने कहा कि भाई जो साजिश जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल वजीर आजम ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के खिलाफ साजिशें होती हैं, क्यों नहीं बेनकाब होनी चाहिए? कर लें, 6 पे अमल करें जी। बड़ी आज अजीब सी गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है। मुझे जो बात समझ नहीं आ रही वो ये है कि जब उन्होंने कहा कि हम, ये जरा प्लीज मुझे एको आ रही है, इसको ठीक कर दें, जी जरा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। जी कर रहे हैं। बात अजीब थी ना, इसलिए आपको देखिए, मुझे तो लगता है कि जी मुसद्दिक साहब, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहते हैं कि मौलाना पे आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जब ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाल देनी चाहिए, तो वो एक ही बात है। जब ये कहते हैं कि फांसी की कोठरी के अंदर एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को रखना चाहिए, तो वो एक ही बात है। जब ये फवाद हसन फवाद को पर इस्तगासा दायर नहीं कर पाते और 1-1 साल लोगों को जेल में रखते हैं, तो वो एक ही बात है। ये एक ही बात बार बार कर रहे हैं, आपको उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और आप हर दफा परेशान होते हैं कि ये क्या उन्होंने बात की। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, इससे पहले की बातें उन्होंने जी की, वो क्या की? आज इनको साजिश की बू आ रही, गालिबन सही आ रही है, और जरूर इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक होनी चाहिए, मगर वो जो अंपायर की उंगली वाली बात थी, फिर उस पर भी तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ये मुतालबा करें ना, सुनाई देती है। और दूसरे, यार बात करने दो, ऐसे मत करो यार। नहीं वही कह रहे हैं कि आप डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप ज्यादा नहीं ऐसे नहीं बात करने, ये कौन सा तरीका है कि आप जिस तरह बात कर लीजिएगा? ये कौन सा तरीका है आप बात इस्तेमाल कर लीजिएगा? ये कोई बात नहीं, मैं क्या बात करने दूंगा, आप भी मुझे बात ना करने। ये क्या बात है? आप इस्तेमाल करते हैं, कमाल है, आप अपने टोन ठीक करें। ये कमाल आपकी कमाल है यार, अच्छा आपकी कमाल है। आप पहले खुद बात करें, फिर दूसरों की तरफ भी बात छोड़े। आप सिर्फ धौंस धांधली के जरिए हुकूमत करेंगे और प्रोग्राम चलाएंगे 8 बजे के।
کہ دونوں طرف آپ بات نہ کرنے دیں. نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ سازش کرنے والوں کو بے نقاب ہونا چاہیے, آپ کریں, یہ بات تو جنرلی ٹھیک بات ہے, اس کا جواب تو آپ سب سیاسی جماعتوں کو دینا چاہیے. تو ضرور کریں, ہاں ضرور کریں, مگر دونوں کو کریں. یعنی ایک ان کو سازش سمجھ آتی ہے, دوسری ان کو سازش نہیں سمجھ آتی. کیسے نہیں سازش ان کو سمجھ آتی؟ صحیح ہے, یہ جواب اب اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں ان سے. بالکل, یہ چند صاحب سے اس کا جواب لینا چاہیے. وہ کہہ رہے کہ یہ سازش ہے, تو وہ 2014 میں میری بات ایک جملہ بڑا کرتے ہیں آپ, کیونکہ ابھی سازش بتانے چلے ہیں. ان کے ہی دوست ہیں, حکومت میں اہم شخصیت ہے, انہوں نے کہا ہے یہ جو معاملہ طے ہوئے ہیں مولانا صاحب والے وہ راز ہے, آپ وہ راز کھلوائیں نا. اب اس کا جواب دیکھیں, وہ آپ کا ہے نا. میں تھوڑا سا آپ دیکھیں اس ملک کی ہسٹری دیکھ لیں, اس ملک کی ہسٹری دیکھ لیں. محمد خان جنیجو کے خلاف سازش ہوئی تھی, کوئی بندہ ساتھ کوریا گیا تھا, واپس چیف منسٹر آ کے نگران وزیر اعلیٰ بن گیا. ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی کابینہ میں نگران تھا وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ بن گیا. وہ کون تھا؟ ان لوگوں کو غصہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہ اقتدار سے باہر رہنے کے عادی نہیں ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ ہمیشہ حکومتوں میں آنے کے عادی ہیں. آج پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری ذرا دائیں بائیں ہوئی ہے, تو ان کا رویہ دیکھ لیں کیا ہوگا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, سچی بات ہے. اور آج تک آئی جے بنی اسلامی جمہوری اتحاد سے شروع ہو جائے, محمد خان جنیجو بیچارے شریف آدمی کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ یہ مان رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتری مجھے آپ پوری بات کرنے دیں گے. جتوئی کی بات سن لیں, اس کے بعد امپائر کی انگلی سمیت میں کہتا ہوں سب کی انکوائریاں اپوزیشن کا مطالبہ ہونا چاہیے, کریں بسم اللہ کریں. لیکن یہاں تو وزیر اعظم مطالبہ کر رہے ہیں. اگلی میری بات سن لیں, اس میں کون میجارٹی, کون بینیفیشری ہے؟ تاریخ تو ذرا پڑھے نا, آپ اچھی اسٹوڈنٹ ہے تاریخ کی, آپ سیاست پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے. چانڈیو صاحب تو ماسٹر ہے تاریخ میں. بینیفیشری سب سے زیادہ یہ مسلم لیگی مائنڈ سیٹ ہے ہمیشہ. یہ میں ببانگے دول کہنا بے شک ابھی بھی اگر ہوگا نا آئندہ, جو ان کو مچھلی کی طرح یہ پانی مچھلی کے بغیر تڑپتی ہے نا, یہ تڑپ رہے ہیں, صرف ان کا ابھی تک دال نہیں گال رہی. اچھا کیسے ان کی دال نہیں گال رہی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی ہتھے نہیں چاٹ رہی. اصل پرابلم یہ, اور ان کو کوئی مہنگائی نہیں. ایل این جی دنیا, انڈیا دیکھے آج ایل این جی کتنے کی لے رہا ہے, یہ کتنے کی لے کے گئے, ابھی دن کا احتساب آج تک ہوئی نہیں. کہاں کا احتساب ہوا؟ احتساب لندن میں ہوتا ہے, آپ اس کو احتساب کہتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ رویہ نرم ہی ہوتا ہے, ان کا وی آئی پی ٹرائل ہی ہوتا ہے بقول چوری اعتزاز حسن. ان کا ٹرائل وی آئی پی ہوتا ہے ہمیشہ. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, میں مصدق صاحب سے پوچھوں گی, بریک کے بعد ضرور پوچھوں گی ان سے بھی کہ کیا یہ صرف یہ معاملہ ہے کہ منظور نظر ہونا ہے, یا واقعی جو ہے وہ اس وقت حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اپوزیشن کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے, اور آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگے گا. کیا معاملات ہیں ڈیل کے, اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب, سینٹر مصدق ملک صاحب, آپ سے سوال ہے کہ جو بات انہوں نے کہی کہ سازشیں ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت پہ کچھ چپ ہے. ڈیل کی خبریں تو آتی رہیں لیکن چپ ہے, کیوں نہیں حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے پا رہی ہے اپوزیشن؟ کیا یہ بھی کسی ڈیل کا حصہ ہے, یہ خاموشی اور اس طرح کی چپ جو ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو اگر آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھیں تو ہم ہر طرح سے ان کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اسمبلی کے فلور پہ دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب کی یہ پچھلی تقاریر جو ہیں وہ سن لیجئے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اگر کوئی بل آتا ہے, اگر وہ آرڈیننس کے ذریعے نہیں آتا اور بل کی شکل میں آتا ہے, یا کوئی ریگولیٹری ترمیم ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں استعمال کیا جاتا کہ وہ جس طرح کہ ابھی انہوں نے سوشل میڈیا کو کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے, وہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ترامیم کی ہیں ریگولیشنز کے اندر, بجائے اس کے کہ اسمبلی میں آتے اور اس پہ ایک ڈیبیٹ کرواتے. اور اگر ڈیبیٹ کرواتے تو جو ٹف ٹائم ان کو میڈیا میں مل رہا ہے وہی ٹف ٹائم ملتا. کہ آپ کس طرح لوگوں کی آزادیاں سلب کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں, یہ کس قسم کا معاشرہ آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ ان چیزوں کو جہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے, سوشل میڈیا جو ہے اس کو آپ کرب کریں گے تاکہ ہم سٹون ایجز میں چلے جائیں. اس وجہ سے سٹون ایجز میں چلے جائیں کہ کوئی آٹے کی بات نہ کرے, اس وجہ سے سٹون ایجز میں چلے جائیں کہ کوئی چینی کی بات نہ کرے, اس وجہ سے سٹون ایجز میں چلے جائیں کہ کوئی ذخیرہ اندوزی کی بات نہ کرے, کوئی مہنگائی کی بات نہ کرے. یہ وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ ان چیز
ठीक है डॉक्टर सब्जियों साहब, चांडिया साहब आपको लगता है ये बातें जो तो डॉक्टर मैं साहब ये कह रहा हूं कि हम कारकर्दगी- नहीं, और हम इनको अपोज कर रहे हैं, इनको अपोज करेंगे। हमने इनको सपोर्ट किया है उन सेंसिटिव कवानीन में जिसको ये स्पिन दिया जा रहा है कि आपने ऑपोजिशन खत्म कर दी है, जिस पे हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं ठीक है क्रिएट करना चाहते जी। हम अब वो समझते कह थे रहे ये कंट्रोवर्सी national नहीं हम चाहते interest कि काम में करें, लग के परफॉर्मेंस दिखाएं, इसके अलावा कुछ ये तो डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, हम सबका मुतालबा है, लेकिन असल बात ये है कि जिस चीज को आपने इस्तेमाल किया था एक दो पार्टियों को खराब करने के लिए, आज लोगों को समझ में आ गई है वो बात। अब वो आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अब आप उसको बंद करना चाहते हैं। आपने कौन सी सियासी जदोजहद करके इंतखाब जीते हैं? आपने कोई जलसे जुलूस करके पार्टियां हुकूमत ली है? आपने भी यही जरा इस्तेमाल किए थे, अब आप पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मुर्गी को गाड़ी में जमाने की तब्दीली आ गई है। आप पे गाने वाले इतने बड़े जबरदस्त बने हैं कि मैं तो अकल हैरान हो गया, आप बता भी नहीं सकता कि किस किस्म की बातें बनी है, तब्दीली आ गई है। तो भाई अब आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन मैं अभी क्योंकि टाइम कम है, 6 मिनट बच गया, एक चीज इन्होंने इस्तेमाल बात की है, वो बड़ी अच्छी की है, छतरी की, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। छतरी नून लीग ने, जरा हिसाब तो लगाओ छतरी किस किस ने इस्तेमाल की है। एक जमाना था जहां कबायली इलाकों में बंदिश डाली गई कि कोई आदमी वहां यहाँ इन इलाकों से नहीं जा सकता। खान साहब अकेले आदमी थे जो हजारों का जुलूस लेके उन इलाकों में गए जिसमें बंदिश थी। ये किसकी छतरी थी? जी आप बताएं। दूसरी बात लाहौर में जलसा हुआ, किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत थी, धमाके हो रहे थे, आपने लाहौर में जलसा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं, मेरे हम वतन है, उंनको कुछ नहीं हुआ। ये किसकी छतरी थी? अच्छा, एक टाइम खत्म हो गया, बस एक जवाब जरूरी है। एक छतरी पूछ के फिर बंद कर। उंगली को मैं नहीं बोल रहा, चलो उंगली जो जहाँ चाहे आप उंगली को चलाओ। मैं एक और बात कर रहा हूँ, ये इनसे ये तो पूछना चाहिए ना, आप जो छतरी की बात करते हैं, ये किसने आपको ये बताया है? जो कुछ अभी आप कर रहे हैं, जिसके लिए आपने रियायतें दी हैं, ले रहे हैं, कर रहे हैं, मैं अभी आप कह रहे हैं जी, ये सारा छतरी है इनके हवाले, ठीक है, इन्होंने इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब चंद साहब, एक बात देखें, एक मेरी चांडिया साहब की या मलिक साहब देखें, छतरी कोई भी इस्तेमाल करे, ये नहीं होना चाहिए। एक तो कि जब छतरी आपके साथ हो तो ठीक, जब छतरी मुखालफ हो जाए तो फिर तराने शुरू, फिर आप वतन बन जाते हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जिसने भी की है, चलो ठीक है, जो भी करेगा। मैं कहता हूँ फिर क्लैरिटी होनी चाहिए आपके नजरिए में कि आपने भाई नहीं करनी तो नहीं करनी। फिर ये नहीं कि जब फिर आप साथ एंगेज भी हो, साथ मुज़ाकरात भी करें, साथ केसेस में रिलीफ भी लेने की कोशिश भी करें, गेट नंबर 4 पे धरना भी दें, अच्छा, सारे काम करें। मैं आपकी बात, मैं किसी की जाती बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बात की आटे की। देखिए LNG के ऊपर भी हम पत्थर के जमाने में नहीं जाना चाहते कि दुनिया में सबसे महंगी